नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। नीति आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग था, 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो इसका सभापति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं BR सुब्रमण्यम, और जो वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन हैं वो हैं सुमन बेरी। नीति आयोग एक असंवैधानिक पद है। नीति आयोग संवैधानिक पद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सीरीज जो है वो लूसेंट 100 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी? जैसलमेर, श्री गंगानगर, उदयपुर, नागौर। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची का विषय है। 11वीं अनुसूची का विषय है और इसमें टोटल 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था का जो दिवस है, पंचायती राज व्यवस्था दिवस, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? RBI बैंक, SBI बैंक, नाबार्ड बैंक, IFSC बैंक। तो कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है, तो वो कौन सा बैंक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई, महाराष्ट्र में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड के जो प्रबंधक निर्देशक है वो श्री साजी केबी हैं। और जो ये नाबार्ड बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त बैंक है, इसको जो लागू किया गया था वो शिव रमन समिति की सिफारिश के द्वारा लागू किया गया था। कौन सी समिति थी? शिव रमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचार की उपग्रह की वायुमंडल स्तर में स्थिति है? समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, बाहरी मंडल में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल में। आयनोस्फीयर में संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1821 में, 1839 में, 1841 में और 1859 में। भारत में दास प्रथा जो है वो 1841 में अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो जो वित्त आयोग का गठन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आता है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है, जो कि 2021-22 से 2025-26 तक के लिए ये है। और वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं NK सिंह।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासन काल में हुआ था। अब यहाँ पे बौद्ध संगति, तो बौद्ध संगति 4 बौद्ध संगति हुई हैं, तो वो चारों हम क्रमवार देखते हैं। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में अजातशत्रु के समय हुई थी। ये अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह। और इसकी डेट थी 1483 ईस्वी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति, तो इसका समय था 383 ईस्वी। और इसका जो ये हुई थी तो ये वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और सब्बा कामी के अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, और इसका समय था 250 ईस्वी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी। वो हुई थी 72 ईस्वी में कनिष्क के शासन के दौरान। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? 1930, 1931, 1932 और 1933। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में, जिसमें महात्मा गांधी ने 1931 और कांग्रेस और महात्मा गांधी 1931 में इन लोगों ने भाग लिया था। और बाकी 1930, 31 और 32 ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन ने किस में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में, 1927 में, 1931 में, 1940 में। तो भारत में महिलाओं को मत अधिकार 1926 में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। तो क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की कमी दर, निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग, ऋण देने वाले बैंक, नकदी आरक्षण अनुपात। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ब्याज की कम दर बैंक में परिवर्तन से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में से किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी तट। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1963 में, 1976 में और 1979 में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शर्करा शुगर क्वेटोरियो की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट को, कोर को, मेंटल को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसोल्ट और परतदार। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। महासागरीय सतह का निर्माण चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न है, स्विज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, पोर्ट साइद, कैरो। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा पोर्ट साइद, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है? चापाकार, पंजाकार, चीड़ाकार और नौकाकार। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए चापाकार प्रकार का गंगा नदी का डेल्टा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के चरगाह को बेल्ट कहा जाता है? न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 31 मई, 30 दिसंबर, 17 नवंबर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर किया करें आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक नॉटिकल कितने मील बराबर होता है? 1.52 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर, 1.79 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.85 किलोमीटर एक नॉटिकल मील बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991 में, 1980 में, 1992 में और 1996 में। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आय विधि, उत्पत्ति गणना विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में आय की गणना की विधि के लिए आय विधि और उत्पत्ति विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार के नियम प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जेबी से, मथॉल्स, रिकॉर्डो, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा जेबी से बाजार नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग एक है विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947 में, 1949 में, 1951 में, 1952 में। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए थे। अगला प्रश्न है आपका, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत पहुंचने वाला डच व्यक्ति कौन था? हॉटमैन, फिलिप वन, फिलिप द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा हॉटमैन भारत पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नीति का पलायन किया? गैर प्रतिशोध नीति, गुट निरपेक्ष नीति, गैर हस्तक्षेप नीति, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है। निम्नलिखित में से भारत ने किस प्रकार की, यहाँ पे भारत होगा, भारत ने किस प्रकार की नीति का पालन किया? तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया था। भारत न तो चीन और रसिया के साथ है, न ही अमेरिका के साथ। भारत एक गुट निरपेक्ष नीति का पालन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1817 की पूना संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा साम्राज्य के ना तो पद का त्याग दिया था, बाजीराव द्वितीय ने क्षेत्र का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया था, बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश सहमति के बिना किसी बाहरी शक्ति के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए मजबूर किया गया। नीचे दिए कोड से आप लोग चुन सकते हैं, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, और जो डी ऑप्शन होगा 1 और 2, 3। तो इसमें से तीनों जो ऑप्शन है A, 2 और 3, ये तीनों ही सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक,
हर्षवर्धन के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी जो थे वो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभक्त है। प्रथम बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में, तृतीय बौद्ध संगति में और चतुर्थ बौद्ध संगति में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। यहाँ पे अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था और यहाँ पे भी बता देते। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ये 483 ईस्वी में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी में, ये कहाँ पे हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कुंडलवन में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व रियायत का उल्लेख है? सारनाथ का स्तंभ लेख, गिरनार का शिलालेख, सांची का स्तंभ लेख, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फैगान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश के शासक कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फैगान की भारत यात्रा के समय चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1012 ईस्वी में, 711 ईस्वी पूर्व में, 648 ईस्वी में, 748 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा जेबी कृपलानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे को महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिलाई का दहली शहर की स्थापना की थी? सोलंकी वंश, तोमर वंश, चौहान वंश, परमार वंश। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा तोमर वंश के द्वारा दहली शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, नर्मदा नदी। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर स्थित है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नागरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? 35.15%, 32.15%, 30.15%, 31.16%। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का स्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन से दो देश मैकमोहन रेखा विभक्त करती हैं? भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा भारत और चीन के बीच जो रेखा बनती है उस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रूरकेला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, रूस।
तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय बैंकों में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? एसबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा एचडीएफसी बैंक। ये प्राइवेट बैंक है जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता, धारीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास, सामुदायिक विकास, स्वबल की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि, न्यून आवश्यकता कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कंपनियों में से किसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय कौन लेने का अधिकार किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, जीएसटी परिषद को। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा जीएसटी परिषद को जीएसटी की विभिन्न दरों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। और अब आपके लिए रहा आज का प्रश्न। नीति आयोग है, नीति आयोग एक है संवैधानिक निकाय, तदर्भ निकाय, असंवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।